ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारे मेन लीड फुयान को देखते हैं। फुयान जो कि इस वक्त बचकर भाग रहा होता है। तभी पीछे से बहुत सारे गार्ड्स जो है फुयान को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, यंग मास्टर फिर से भाग गए। मैडम ने हमें ऑर्डर दिया है कि यंग मास्टर को ब्लाइंड डेट पर वापस ले जाया जाए। लास्ट में गार्ड तो यहाँ पर फुयान को पकड़ने वाले थे, पीछे बस एक बिल्डिंग थी। फुयान तो उस बिल्डिंग से ही नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि नाइफ सेलेक्ट कर रही होती है और उसमें से एक नाइफ को लेकर वो एक फिश को उछाल कर उसे बहुत स्टाइल से कट करती है। वहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं उसको देखकर। फिर वहाँ पे सभी लोगों को मछली पैक करके दे देती है। तभी साइड पर तो हमारा मेल लीड भी बचते बचते वहीं पे आके छिप जाता है। जब जिया उसे देखती है, यहाँ पर जिया कुछ बोल पाती, वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं। फुयान तो यहाँ पर उसे पैसे पे कर देता है। जिया सोचती है कि ये भी फिश बाय करने के लिए आया है। फिर यहाँ पे गार्ड्स जब आ ही गए थे तभी यहाँ पे फुयान उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी गार्ड्स यहाँ पर जिया से पूछते हैं कि क्या तुमने एक बंदे को देखा यहाँ पर से जो गया है अभी। फुयान तो यहाँ पर उसे चुप रहने का इशारा करता है और मना कर रहा होता है। जिया कहती है कि मैंने किसी बंदे को नहीं देखा और यहाँ से जाते हुए यहाँ पर तो गार्ड्स उसकी शॉप के अंदर आ रहे होते हैं ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे जिया तो उन्हें धमका कर भगा देती है। फिर गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते और कहते कि हमारे बॉस यहाँ पर कैसे ही छुप सकते हैं। उन गार्ड्स की वजह से जिया की तो फिश भी गिर गई थी। फिर वो जल्दी जल्दी उठाने लगती है। तभी फुयान भी बाहर आ जाता है और जिया की एक फिश से टकरा कर गिरने ही वाला था। तभी जिया उसे पकड़ लेती है और इस दौरान इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। फुयान तो सोचता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी जिया उसे झट से अलग होती है और कहती है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कहती कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पर तो फुयान उसे इग्नोर करके जाने लग गया था। जिया कहती कि अपनी फिश तो ले दे जाओ, अच्छा अपना एड्रेस ही दे दो, मैं वहीं पर तुम्हारी फिश पहुंचा दूंगी। फुयान कहते कि कोई जरूरत नहीं है, इतना कहकर तो वो वहां से चला ही जाता है। तभी जिया नीचे की तरफ देखती है, यहाँ पर तो फुयान का कार्ड पड़ा हुआ था और कहती है कि जियो ग्रुप, इसका मतलब कि जियो ग्रुप से है। बाद में जिया तो यहाँ पर फुयान का कार्ड और उसकी फिश लेकर वहां पर पहुंच जाती है। वो काउंटर पे सब कुछ दे रही होती है और यहाँ पर उसे कहती है कि आप कॉल करके बता दीजिए और कहती है कि आप कॉल करके बता दीजिए उन्हें। तभी पीछे से फुयान आता है और उसे देख लेता है और कहता है कि ये लड़की तो वास्तव में यहाँ तक फिश पहुंचा दी और ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट भी है, ऊपर से ये मेरा अनलिमिटेड वाला कार्ड भी लेकर आई है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फुयान असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसके बारे में पता लगाओ और इसे मेरे कैबिन पे भेजो। बाद में असिस्टेंट तो जिया को उसके कैबिन पास ले आया था। जैसे जिया अंदर आती है और कहती है कि तुम हो। जिया कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो। फुयान कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम मुझसे मैरिज कर लो। मुझे पता है कि तुम एक और फैन हो और तुम्हें एक फैमिली वालों ने जो है अडॉप्ट किया है और तुम्हारा एक छोटा ब्रदर भी है जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और तुम्हें इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, तुम सोच सकती हो। जिया तो यहाँ पे सोचने लगती है और फिर कहती है, वो 5 का इशारा कर रही होती है। वो तो सिर्फ 5000 युआन ही मांग रही थी और सोचती है कि मैं अपनी फैमिली में बहुत सारा बर्डन कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। फुयान कहते हैं कि हमारा फेक मैरिज होगा। तभी यहाँ पर एक लड़की को लेकर यहाँ पर फुयान की मॉम एंटर करती है और इस लड़की का नाम एलन था। मॉम कहती है कि तुम जियो फैमिली के इकलौते वारिस हो और तुम्हारी मैरिज तय हो गई है और तुम मैरिज के लिए तो मान ही नहीं रहे थे, ये फैसला मेरा है। एलन यहाँ पर डिजर्ट देती है और कहती है कि ये डिजर्ट मैंने बनाया है। फुयान तो यहाँ पर उसके डिजर्ट को साइड कर देता है और यहाँ पर एलन तो फुयान से बहुत चिपकने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और उसे साइड करती है और मॉम से कहती है कि ये कौन सा युग चल रहा है, इस पर तो कोई भी फोर्स नहीं करता अरेंज मैरिज के लिए, मेरे हबी को छोड़ दीजिए। मॉम कहती है कि एक सेकेंड, तुमने अभी उसे क्या पुकारा। तभी एलन तो यहाँ पर जिया का फेस सीधे करती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। तभी वो उसका फेस देखकर तो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है क्या ये अभी भी जिंदा है। एलन को देख के लगता है कि वो जिया के बारे में कुछ जानती है। जिया का फेस देख के साथ तो वो तो चुप ही हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पर तो जिया मॉम से कहती है कि मुझे रिच और एरोगेंट लोगों से नफरत है, कम से कम आपको तो मैरिज की फ्रीडम देनी चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करते। यहाँ पर एलन जिया से कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती और मन में सोचती है लगता है कि अपनी याददाश्त खो बैठी है और तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। एलन सोचती है लगता है इसकी मेमोरी लॉस ही है। फिर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों जानूंगी, मैं तो हूँ फैमिली की डॉटर हूँ और तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम तो मेरे शूज भी उठाने के लिए काबिल नहीं हो। जिया कहती है कि हस्बैंड आप बताइए कि मैं कौन हूँ। फुयान कहता है कि ये मेरी वाइफ ही है। एलन कहती है कि लड़की कहाँ से आ गई, इसने जरूर तुम्हें सेड्यूस किया होगा। मॉम भी यहाँ पर जिया को डांट रही होती है। जिया तो यहाँ पर पेन का बॉक्स ही तोड़ देती है, फिर पेन के पूरे पेन्स भी तोड़ देती है। उसकी इतनी स्ट्रेंथ को देखकर तो मॉम डर ही जाती है। फिर एलन और मॉम यहाँ से चुपचाप चली जाती हैं
उनके जाते साथ ही फुयान यहाँ पर जिया से कहता है कि तुम तो बड़ी भयंकर लड़की निकली। खैर तुम्हारी गुस्से से मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। जिया कहती है कि मैं अपने बिजनेस में ऑनेस्ट रहती हूँ। फुयान कहता है कि फिर चलें अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लेने के लिए। बाद में यहाँ पर फिर ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जिया के अकाउंट में भी पैसे आ गए होते हैं। जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिया कहती है कि थैंक यू सो मच बॉस। तभी फुयान कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। फिर जिया कहती है कि सॉरी हस्बैंड। जिया तो यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हैप्पीली वहां से चली जाती है पैसे लेकर। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने तो अपनी लाइफ का करियर का जो भी था आगे का डिसीजन इतनी जल्दबाजी में ले लिया। तभी फुयान यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए एक लड़की का याद करता है जहाँ पर फुयान को तो बहुत ज्यादा चोट लग रही होती है और उसे धुंधला दिख रहा होता है और यहाँ पर तो जिया उसे हेल्प करती है। लेकिन फुयान ने यहाँ पर जिया का फेस नहीं देखा था। तभी फुयान कहता है कि उसने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। जब मुझे होश आया था तब वो वहाँ पे नहीं थी। और कहता है कि उस फीमेल डॉक्टर को ढूंढने का काम तुम जारी रखो और उसे ढूंढो। और रही बात इस लड़की की, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है जो कि मुझे अपनी मॉम से बचाएगी। दोस्त तरफ हमें जिया की फैमिली का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो उसके ब्रदर को एक लड़की धमका रही होती है और कहती है कि तुम पर मैं केस कर दूंगी, मुझे पैसे दे दो। ये लड़की तो ऐसे ही बहुत ज्यादा धमका रही होती है। उसका ब्रदर कहता है कि हमारी फैमिली के जो भी बचत पैसे थे हमने तुम्हारे रिलेशनशिप में पूरे खर्च कर दिए। मैंने तुम्हारे नाम पर एक घर भी खरीदा है। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी कोई शर्म बाकी है जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आकर पैसे मांग रही हो। वो लड़की कहती है कि ये तो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था ना। ये लड़की तो इतनी ज्यादा बेशरम होती है कि बस ये पैसे ही मांगे जा रही थी और उन्हें केस की धमकी दे रही होती। तभी वहां पर जिया आ जाती है और कहती है उसके मुंह पे पैसे फेंकते हुए कि पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, और उसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाती है, नहीं वरना ये वापस से पैसे लेने के लिए पहुंच जाती। खुशी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और पैसे लेकर चली जाती है। यहाँ पर जिया की मॉम कहती है कि तुम हमारी फैमिली के लिए कितनी अच्छी हो, हमारी फैमिली तुम्हारे ऊपर बोझ है। जिया कहती है कि मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहिए। 3 साल पहले अगर आपने मुझे उस पहाड़ी इलाके से ना उठाया होता तो आपने तो मुझे वहां से उठाकर अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और पाला। अब जबकि हमारी फैमिली ट्रबल में है तो मैं हेल्प क्यों ना करती, मैं जरूर हेल्प करूंगी। तभी यहाँ पर जिया भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता देती है और कहती है कि मेरी बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मैडम चलिए। यहाँ पे जिया जाने लगती है। तभी जिया का ब्रदर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और कभी भी कोई ट्रबल हो तो मुझे बुला लेना। जिया भी उसके तरफ स्माइल करती है और यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। फिर जिया असिस्टेंट को अपना बैग देकर वहाँ से चली जाती है। बाद में तो यहाँ पर जिया फुयान के घर में बैठी हुई थी और सामने पे मॉम और कुछ लेडीज वगैरह बैठी हुई थी। तभी मॉम कहती है कि मुझे तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे और फुयान के बीच क्या है और क्या सच है क्या गलत है, मुझे सब कुछ जानना है डिटेल्स में। जिया यहाँ पे कहती है फुयान और मैं एक दूसरे से सचमुच लव करते हैं। एक लेडी कहती है कि ऐसा मत सोचो कि हमें मूर्ख बनाना आसान है, तुम तो अभी कम एज की हो, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। एक लेडी कहती है कि तुमने फुयान को सेड्यूस किया है। जिया यहाँ पर बिल्कुल ड्रामा करते हुए कहती है कि वो एक डार्क नाइट थी, चलते वक्त मेरा पैर मुड़ गया था, तभी मेरी स्ट्रॉबेरीज गिर गई थी। वो ऐसे बताते हुए तो यहाँ पर सामने जो भी खाने के लिए रखा था स्ट्रॉबेरीज वगैरह, वो सब कुछ उठा उठा खाते खाते बता रही होती है। और कहती है कि उस टाइम पे फुयान ने मुझे बचाने में हेल्प की थी, उठाने में, और मेरी स्ट्रॉबेरीज भी उठाया था, तभी हम दोनों को फर्स्ट साइड लव हो गया। जिया तो यहाँ पर देखते देखते बारी बारी करके सारी प्लेट सफा सेट करे जा रही थी। मॉम कहती है कि मेरे बेटे को तो एलर्जी है, वो जमीन पे गिरा हुआ चीजें कुछ भी नहीं उठाता। यहाँ तक अगर उसका जमीन पे पैसा भी गिर जाता है तभी वो नहीं उठाता, तो स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है। यहाँ पर तो वहाँ पे कुछ खड़ी बंदियां कहती हैं कि यंग मास्टर को तो माइसोफोबिया है और उसके लिए कुछ भी उठाना इम्पॉसिबल है। जिया कहती है कि मुझे तो उनसे फर्स्ट साइड लव ही हो गया था, उनका फेस तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड था और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फिर से खा जाती है और ग्रेप्स की तरह चमकदार था। और वहाँ पर प्लेट में रखी हुई एक एक प्लेट को वो धीरे धीरे करके सफा सेट किए जा रही थी। और यहाँ पर तो वो आंट्स लोग और मॉम घूर घूर के उसे दिख रही होती है कि वो कैसे सब खा ले रही है। तभी वहाँ पर फुयान आ जाता है और वो साइड से खड़े हुए उसकी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पे जिया कहती है कि मैं कोई साधारण सी लड़की नहीं हूँ, मैं 10 सालों से वहाँ पर फिश कटिंग कर रही हूँ। उसने तो मुझे प्रपोज भी किया था, फिर मैंने तो उसे इनकार कर दिया। यहाँ पे फुयान सोचता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ट्रिक्स लगाती है। फिर जिया आगे कहती है कि फिर भी उसने हार नहीं मानी और मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। इस दौरान फुयान ने तो मेरी बहुत ज्यादा केयर भी की, इस वजह से मैं भी मना नहीं कर पाई और उसे हाँ कही थी। यहाँ पर तो सारी लेडीज जो वहाँ पे बैठी हुई थी वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि फुयान तो सचमुच तुम्हारे लिए पागल है। यहाँ पर तो असिस्टेंट भी सोच में पड़ जाता है कि मेरे बॉस तो कितने ज्यादा हार्डलेस है, लेकिन उस लड़की ने सेड्यूस क्या कर दिया, ये तो उनके पीछे ही पागल है। और यहाँ पे फुयान की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे फुयान सोचता है ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। फिर जिया यहाँ पे आगे कहती है कि हम 2 बेबीज का भी सोच रहे हैं, एक बेबी गर्ल जो कि बिल्कुल मेरी तरह होगी और दूसरा बेबी बॉय जो कि बिल्कुल फुयान की तरह होगा। तभी मॉम कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वहाँ पे साइड में लेडीज भी कहती हैं कि आश्चर्य की बात है, इतना सारा ये खाना अकेले खा के कि पक्का प्रेग्नेंट होगी, तभी तो प्रेग्नेंट वुमेन को ही तो भूख लगती है बहुत ज्यादा।
तभी तो ये टेबल पे रखा हुआ खाना सारा सफा सेट कर गई। यहाँ पे जिया मन में सोचती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर तो मुझे और भी डिलीशियस फूड मिल सकता है। फिर यहाँ सोचता है कि प्लीज ये मत बोलना कि तुम प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर तो वो उसकी तरफ जाने वाला था, तभी जिया हाँ कह देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से ट्विंस बेबी को लेकर। तभी यहाँ पे मॉम तो जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि ये मैटर तो हमारे हायर से रिलेटेड हो रहा है, इस वजह तुम जल्दी चलो और पैटर्निटी टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट भी। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो इसे साबित हो जाएगा कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो झूठ है, बकवास है। साइड पे खड़े फियान सोचता है अभी अच्छा खासा फंसी है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये क्या बोलेगी। तभी जिया तो यहाँ पर रोते हुए एक्टिंग करने लग गई थी और कहती है कि आप जानती हैं कि फुयान अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा महत्व देता है। उसे डर था कि आपको पता न चल जाए कि आपकी डॉटर इन लॉ मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मैंने फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए और कुछ भी यहाँ वहाँ की फायर रूमर्स ना उड़े, इसलिए मैंने अपने ट्विंस बेबी का अबॉर्शन करवा लिया। अब तो मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती, जब भी मेरी आधी रात को नींद खुलती है तो मुझे अपने बेबीज का ही ख्याल आता है कि वो मुझे मम्मा मम्मा कहकर पुकार रहे थे। यहाँ पर तो ये आंट्स लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि उसने तो अपने ग्रैंडमा का मुंह भी नहीं देखा, बेबीज ने चले गए, तुम अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बेबीज को बर्थ देने दो, आखिरकार वो आपकी ग्रैंड चाइल्ड है। जिया तो यहाँ पर अपनी एक्टिंग स्किल्स से वहाँ पर सभी को इमोशनल कर देती है और कहती है कि मेरा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं फुली रिकवर नहीं हुई हूँ, इसी वजह से मैं भी जरा ज्यादा खाना वगैरह खा लेती हूँ। यहाँ पर तो वो एक आंट कहती है कि तुम्हें और ज्यादा खाना खाना चाहिए, कम से कम एग्स वगैरह भी खाओ तभी तुम मजबूत होगी। यहाँ पर तो असिस्टेंट को भी सच लग रहा होता है जिया की एक्टिंग को देखकर। वो कहता है कि बॉस आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे अनुमति कैसे दे सकते हो कि वो अबॉर्शन करवा ले। तभी यहाँ पर मॉम तो फयान को देख लेती है और कहती है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो यहाँ, और मुझे इस मामले के बारे में, मैटर के बारे में सब कुछ सच बताओ, क्या ये सच है। जिया तो यहाँ पे डरने लग जाती है और सोचती है क्या पता चला कि क्या होगा, पता नहीं क्या ये मेरी पूरी बातें सुन लिया है। जिया तो यहाँ पर बेवजह ही बहुत ज्यादा डर रही होती है। फयान तो यहाँ पे आकर उसे वेट से पकड़ कर कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया वाइफी। यहाँ पर बेचारी मॉम को भी सच लग रहा होता है, वो तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि कितने प्यारे रहे होंगे, मैंने तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का फेस भी नहीं देखा, वो चले गए। और यहाँ पर तो मॉम के हार्ट में पेन होने लग गया था और वो बेहोश हो जाती हैं। जिया तो उन्हें देखने लग जाती है और यहाँ पर सभी लोग उन्हें घेर कर बैठ जाती हैं। यहाँ पर जिया तो सभी आंट्स को साइड करती है और कहती है कि हटो यहाँ से, मुझे देखने दो। फिर यहाँ पर तो जिया उनकी नस वगैरह चेक करती है और कहती है कि जल्दी से मेडिसिन किट लेकर आओ कोई। फिर जिया उसमें से एक इंजेक्शन निकाल कर मॉम को लगा देती है। फिर यहाँ सोचता है लगता है ये कुछ मेडिकल स्किल्स वगैरह जानती है, इसकी मेडिकल स्किल्स तो वही वाली लड़की से कुछ मिलती जुलती सी है। तभी मॉम को होश आ जाता है और कहते हैं कि हमारी वो फैमिली को तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी है, तुमने अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए और मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए बस। फिर जिया भी यहाँ पर इमोशनल रोने की एक्टिंग करती है, कहती है कि ठीक है मॉम। बाद में तो यहाँ पर फियान और जिया रूम में आगे होते हैं। यहाँ पे फियान कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे जिया कहती है हंसते हुए कि ऑफ कोर्स मेरी स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं यहाँ तक एक्टिंग कर सकती हूँ जब तक तुम्हें रुला न दूं, और मैं अपने बॉस के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रयास करूंगी। यहाँ पे फयान कहता है कि तुमने भी मुझे क्या कहा। जिया कहती है कि सॉरी हस्बैंड। फयान कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, अगली बार ये मुझे मत बुलाना बॉस वगैरह। जिया कहते हैं कि डोंट वरी मैं डेडिकेटेड हूँ। फिर जिया कहती है कि क्या हम एक ही बेड पे सोएंगे। फयान कहता है कि हाँ, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जिया कहती है कि लेकिन मैं तो वर्जिन हूँ, ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। फिर कहती है लेकिन ठीक है मैं एक्स्ट्रा पे लूंगी। फिर फयान स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है। बाद में जब जिया सो रही होती रात में उसे बहुत ड्रीम्स आ रहे होते जहाँ पर एक लड़की जिया को एक पहाड़ से धक्का दे देती है। जिया उसे कह रही थी कि मुझे छोड़ो और कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझे छोड़ क्यों पहचानना चाहती हो। तभी आपको तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, वो तभी फयान को टाइटली हक कर लेती है। इतनी टाइटली हक करने की वजह से यहाँ पर तो फयान की आइज ओपन हो जाती है। वो जिया को साइड करने की कोशिश करता है लेकिन जिया तो हिलती तक नहीं। यहाँ पे फयान सोचता है कि तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वाकई में। फिर वो भी मजबूरन ऐसे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जिया को दिखाया जाता है जैसे उसकी आइज ओपन होती है। वो फयान को इतना क्लोज खुद के देख के यहाँ पर तो वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि तुम मेरे क्लोज क्यों आए। फयान कहता है कि मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश की थी लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिया कहती है कि मैंने ये गलती कर दी इसलिए तुम मेरे 500 युआन कट कर लोगे। फिर कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, हम यंग हैं। बाद में फयान तो यहाँ पर जिया के साथ डिनर कर रहा होता है। फयान का तो यहाँ पे मुंह उतरा हुआ था क्योंकि वो रात भर अच्छे से सो नहीं पाया था क्योंकि जिया उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी। यहाँ मॉम को तो कुछ और ही लगता है और कहती है कि आप लोग अलग कमरे में सोया करो। मॉम कहती है कि अभी जिया का अबॉर्शन हुआ है, तुम्हें थोड़ा सा अच्छे सेपरेट होकर सोना चाहिए। यहाँ पर तो फयान बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है मॉम के ऐसे बोलने से। फयान तो यहाँ पे ऑकवर्ड सा हो ही गया था और यहाँ पर तो फिर वो कहता है कि मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। मॉम तो यहाँ पर जिया को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही होती है और उसे खाना सर्व कर रही होती है। तभी वहाँ पर मॉम मन में सोचती है कि ये मेरी जुड़वा ट्विंस बेबी को बर्थ दे सकती है इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी।
मुझे क्या ही चाहिए, मुझे एक हंसता खेलता परिवार और ग्रैंड चाइल्ड चाहिए बस। तभी वहां पर एलिन आ जाती है एक बंदे के साथ। यहाँ पर तो एलिन कहती है हम यहाँ पर अपनी मैरिज का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए हैं। एलिन मन में सोचती है अगर वो फुयान मुझे नहीं चाहता है तो मैं उसके कजन ब्रदर के ही साथ मैरिज कर लूंगी। यहाँ पर तो ये हांजो कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ सिस्टर इन लॉ, आपने तो मुझे एक कप चाय तक के लिए नहीं पूछा और मेरा टेस्ट ब्रदर होने के नाते आपको पूछना तो चाहिए ना। जी हाँ, तो यहाँ पर उनसे बहुत रूडली बात करती है, कहती है कि मुझे लगा कि यहाँ पे दो कुत्ते आ गए हैं भौंकते हुए। मॉम के तो यहाँ पर हंसी ये छूट जाती है। तभी एलिन कहती है कि तुम किसे डांट रही हो। हांजो कहता है कि मैं फुयान का कजन ब्रदर हूँ और उससे उम्र में भी बड़ा हूँ, उन्हें मुझे एल्डेस्ट ब्रदर कहना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जिया कहती है कि ओ अच्छा, आप बुढ़े हो गए हैं क्या, आपको मैं इतनी रिस्पेक्ट दूं। जिया कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने ओल्ड तो हो ही गए हो, चल बस हो फिर आपको दफना दिया जाए। एलिन कहती है कि हमारी वो फैमिली हांजो को हायर बनने में हेल्प करेगी। ये बात उस फुयान की तो वो तो तुम्हारे साथ केवल और केवल फिश बेचने के ही लायक है। यहाँ पर तुम हम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम सपना देख रही हो क्या, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी हमारे हुआ ग्रुप को नहीं छीन सकता। यहाँ पर हांजो कहता है कि पहले ही अंकल चल बसे हैं, आप अकेले एक बुढ़िया क्या ही कर लेंगी जो कि विधवा भी है। जी हाँ, तो यहाँ पर हांजो को कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे बुली कर सकते हो लेकिन मॉम को तुमने क्यों किया। हांजो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मैं तो बस एक छोटी सी लड़की जिसकी चालें बहुत आकर्षक हैं, तुम तो एक नाजुक सी कली हो, क्या ही बिगाड़ लोगी मेरा। जी हाँ, तो उसे खींच कर पंच कर देती है। यहाँ पर तो वो एक पंच में ही चिट हो गया था। तभी वहाँ पे फुयान आ जाता है और वो नजारा देखकर तो शौक हो गया था और सोचता है कि क्या हो गया यहाँ पे। जी हाँ, तो फुयान को देखकर शौक हो जाती है और फिर यहाँ पर हांजो को उठाने लग गई थी और कहती है कि उठ जाओ, उस तरह ऊपर जाने के नाटक मत करो। फिर यहाँ पे जिया तो उसे वापस एक पंच कर देती है जिससे उसे होश आ जाता है। फिर फुयान से कहती है कि देखो तुम्हारा कजन ब्रदर जाग गया। इससे पहले ये दोनों कुछ भी बोल पाते यहाँ पर तो हो जिया उन दोनों को कॉलर पकड़ कर ले जाती है, कहती है कि चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ, और उन्हें बाहर निकाल कर आ गई थी। फुयान सोचता है कि इसका बिहेवियर तो बहुत ज्यादा रूड था, मॉम तो पक्का नाराज हो गई होंगी। फिर वो मॉम को अपने समझाने के लिए जाने वाला था, तभी यहाँ पे जिया आ जाती है। जिया को पास मॉम जल्दी से जाती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, ये लोग यही डिजर्व करते हैं, और तुम्हें भूख लगी होगी ना बेटा, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती, तुम्हारे लिए मैंने मैक्रोनीस बनाई है। यहाँ पे फुयान कहते हैं कि मुझे भी मैक्रोन पसंद है। यहाँ पे मॉम कहती है कि तुम तो जब देखिए खाना ही मांगते रहते हो, खाना ही बस जानते हो, तुम तो कब से मेरे पास हो, मेरी डॉटर इन लॉ को आए अभी कुछ दिन ही नहीं हुए, अभी भी तुम लोग की मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी मेरी डॉटर इन लॉ मेरे लिए स्टैंड लेती है। उसे पता है कि अपनी मॉम को गुस्सा कैसे निकालना होता है। तुम्हारा क्या, तुम तो बस एक यूजलेस पर्सन हो। यहाँ पे तो फुयान शौक हो गया था। फुयान कहता है कि क्या मॉम आपने ये नहीं कहा था कि हम अपने ब्रदर और सिस्टर का जो भी रिलेशन है उसमें ध्यान रखें। मॉम यहाँ पे कहती है कि मैंने कहा था कि मिलजुल कर थोड़ा रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी सुनाकर तुम्हें चला जाओ और तुम निहारते रहो, तुम तो सचमुच यूजलेस हो। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें व्यर्थ सचमुच पाल के रखा है। और यहाँ पे जैसे कहती है कि चलो मेरी बच्ची है, और उसे अपने साथ ले जाती है उसे खिलाने के लिए। फुयान तो यहाँ पर उन दोनों को जाते हुए बिल्कुल पपेट फेस बनाकर देखते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी के दिखाया जाता है जहाँ पर फुयान और जिया गए हुए थे। यहाँ पर तो वो लोग तो चाह रहे होते हैं। जिया तो यहाँ पर सारे फूड्स को देख रही होती है, उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। और यहाँ पर फुयान कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई बदतमीजी मत करना, मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ कि कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जिया तो उसके बोलने से पहले ही जैसे दूर साइड देखता है, जिया तो वहाँ से गायब हो जाती है और वो खाने के लिए पहुंच गई थी। और वो चुपचाप यहाँ पे सोचती है कि अब यहाँ पे छुप के खा लेती हूँ वरना ये फुयान मुझे डांटेगा। फिर वो चुपचाप छुपे हुए वहाँ पे खा रही होती है। तभी एक बच्चा उसे टकरा जाता है जिया से और बदतमीजी करने लग गया था। फिर जिया कहती है कि बदतमीज लड़की, तुम कैसे बदतमीजी कर सकते हो। तभी उस बच्चे की मॉम भी आ जाती है और जिया के ऊपर बरसने लग गई थी और कहती है कि तुम कौन होती हो और तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं तो फिश को बेचती हूँ। जिया की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि पता नहीं तुम जैसी लड़कियों यहाँ पे आगे ऐसी जाती हैं, मुझे पता है तुम खाने के लिए यहाँ पे आई होगी, कभी खाना देखा भी तो नहीं होगा ना। ऐसे ही बदतमीजी किए जा रही थी। तभी वहां पर एलिन आ जाती है और एलिन तो एक बंदे को सेड्यूस कर रही होती है। फिर वो जिया के पास आती है और कहती है कि कोई इसके साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है, ये मैं इसे जानती हूँ। और उस लड़की को एक स्लैप चढ़ देती है और जिया को अपने साथ ले जाती है। तभी वो जिया को एक रूम में ले आई थी। यहाँ पर तो जिया का सर बहुत ही चकराने लग गया था और यहाँ पर वो एलिन कहती है तुम बर्बाद होने वाली हो। वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो एलिन जिसे सेड्यूस कर रही थी और वो भी बहुत ज्यादा नशे में था। ये बंदा तो जिया के साथ जबरदस्ती करने लग गया था और उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है। जिया जो कि इस वक्त उसकी हालत खराब हो रही थी, यहाँ पे एलिन याद करती है कि उसने उस खाने पे ही पहले से कुछ मिला रखा था। उसे पता था जिया तो भुक्कड़ है, उसे खाए बिना रहा नहीं जाता। और कहती है कि तुमने मुझसे मेरी जिरत छीनने की कोशिश की है तो तुम्हें ये तो भुगतना ही था। और दूसरी तरफ यहाँ पर तो फुयान जिया को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि जाके सारे कैमरा चेक करो कि वो कहाँ है। तभी यहाँ पर वो कुछ खाने को पड़ा हुआ देखता है, फिर वो उसे फॉलो करते करते उसी रूम के पास पहुंच जाता है। तभी वो उस डोर को नॉक करता है। यहाँ पर तो एलिन निकलती है और कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम्हें अंदर आना है। फुयान तो वहां से जाने लग गया था। तभी एलिन यहाँ पे डोर को लॉक करने वाली थी। तभी फुयान यहाँ पे डोर को खोल देता है। तभी वो जिया को देखता है और फिर यहाँ पर वो बंदे को तो बहुत ज्यादा वो कूट रहा होता है
और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तू भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर तो हांजू को भी होश नहीं होता है। हांजू कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, मेरा तो कोई ऐसा इरादा था ही नहीं, यहाँ पे जो सारा किया था एलिन का ही था। एलिन के तो हाथ वगैरह असिस्टेंट जाकर बांध देता है। जिया को भी यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में सारे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, जहाँ पर जिया तो एक इमोशनलेस किलर थी। उसकी मेमोरी लॉस होने से पहले कि उसको याददाश्त आ रहे होते हैं, जहाँ पर उसे धक्का किसी और ने नहीं बल्कि एलिन ने पहाड़ से धक्का दिया था। माउंटेन से गिरते वक्त उसे कुछ कुछ यादें आ रही होती है। यहाँ पर एलिन सोचती है क्या इसकी अपनी आइडेंटिटी याद आ गई है, मैंने उसके साथ क्या किया, कहीं से पता न चल जाती है तो मुझे ऊपर ही पहुंचा दी कि वैसे भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर यहाँ पर तो फुयान जिया को उठा लेता है और ले जा रहा होता है। एलिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती से हो गया, मैं भी इसमें शामिल नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। यहाँ पर तो फुयान कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली नहीं बचने वाली, तुम्हारी हुआ फैमिली को मैं बैंकरप्ट कर दूंगा। वो तो पैर पड़ रही होती है और यहाँ पास फुयान उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जिया का चेकअप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इसे उस फूड से एलर्जी थी, इसी वजह से इनका ये हाल हो रहा था। फिर बाद में फुयान जब जिया को होश आ गया होता है, फुयान पूछता है कि जिया तो यहाँ पर अपनी आइज क्लोज की हुई थी, वो होश में थी और वो एक्टिंग कर रही होती है। फुयान कहता है कि तुम ऐसे कब तक नाटक करने वाली हो, और यहाँ पर उसके मुंह पास फूड ले जाता है, वो टूट जाती है खाते खाते। यहाँ पर तो जिया बहुत ज्यादा बुक्कड़ है, वो कुछ भी इग्नोर कर सकती है लेकिन खाने को नहीं। जिया कहती है कि मैं उठ गई तुम्हारी प्रेम की शक्ति से। फुयान कहता है कि तुमने जानबूझकर वो डिश क्यों खा ली थी। जिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। फुयान कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर वो मेरे लिए निशान ढूंढे हैं, तुम जानबूझकर एलन के साथ गई थी ना, और तुमने इतना रिस्क क्यों लिया। जिया मन में सोचती है कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ इसे, अब मैं मुझे कुछ इस तरह का बोलना चाहिए ताकि ये नाराज ना हो। फुयान कहता है कि मेरे सामने मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश भी मत करना, ड्रामेबाज कहेगी। फिर हमें जिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब एलन उसे पूछ रही थी ले जाने के लिए, जिया को तो पहले से अंदाजा हो गया था कि ये कुछ उसके लिए ट्रैप ही करने वाली है। इस वजह से सोचती है कि तुम्हारा जाल कौन सा तुमने बिछाया है, मैं देखना चाहती हूँ। फुयान कहता है कि तुम्हें पता था कि ये तुम्हारे लिए ट्रैप है, फिर तुम उसके साथ क्यों गई। जिया कहती है कि उसे और मुझे एक दूसरे से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझे पता नहीं क्यों परेशान करना चाहती है, मेरा यूज कर रही होगी। इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे ये नहीं पता चला कि उसे कैसे पता है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। और वैसे भी मेरा तो बस यही है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो कभी भी ऑनर को शिकायत नहीं होने देती। फुयान मन में सोचता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, क्या ये इस फेक मैरिज को सीरियसली ले रही है। और कहता है फुयान कि तुम नेक्स्ट टाइम इस तरह का जोखिम मत लेना, रिस्क मत लेना, नहीं अगर मैं यहाँ पे ना पहुंचता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। यहाँ पर तो जिया एप्पल्स खाने में बिजी हो जाती है और यहाँ पर फुयान कहता है कि तुम्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, भूख कर गई की। बाद में जब जिया सो रही होती है तभी यहाँ पर उसे वापस से वो माउंटेन से गिरने वाला ड्रीम आ रहा होता है और वो एकदम से घबरा सहम सी जाती है और बहुत ज़्यादा नींद में चिल्ला रही होती है। और यहाँ पर तो फिर फुयान की नींद खुल जाती है और वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर जब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, फिर वो जल्द से बाथरूम में आ जाता है और मिरर में देखते हुए कहता है कि मैं अभी क्या कर रहा था, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मेरे इस दिल में पहले से ही कोई और है। फिर वो यहाँ पर वही फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर वो लड़की बचाई हुई थी उसे। बाद में जिया तो यहाँ पर खाना बना रही होती है और यहाँ पर मॉम और फुयान बातें कर रहे होते हैं। मॉम कहती है क्या ये खाना बनाने से आता है, ये कैसे उछाल उछाल के खाना बना रही है। यहाँ पे फुयान कहते हैं कि वो पुअर फैमिली से है तो ऑफ कोर्स उसे खाना बनाना आता ही होगा। एक तो बहुत वो उछाल उछाल के अजीब तरीके से खाना बना रही होती है। फिर बाद में जब वो खाना रखती है टेबल पर, यहाँ पर तो सारा का सारा खाना जला हुआ था, बिल्कुल काला पड़ गया था। बेचारी मॉम तो यहाँ पर 1 बाइट लेती है बिल्कुल वियर्ड सा फेस बनाते हुए। मॉम से तो खिलाया भी नहीं जा रहा होता है, इतना गंदा खाना बना था। यहाँ पर तो जिया आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। तभी मॉम यहाँ पर बन खाने वाली थी, वो बन भी जला हुआ था। तभी फुयान मॉम से बन ले लेता है और प्लेट पे रखता है। वो प्लेट पे रखते साथ ही प्लेट भी टूट जाती है हल्के से गिरने पर ही। मॉम कहती है कि बेटा इतनी सारी मेड से वही खाना बना लेंगी, तुम खाना बनाने की जहमत मत करना। नेक्स्ट सीन में जिया तो कुछ काम से हॉस्पिटल के पास आई हुई थी और यहाँ पर एरन भी होती है। तभी हांचू को यहाँ पर खांसी आने लग जाती है। जिया तो वहाँ पर एरन को देखकर जा रही होती है और हांचू की यहाँ पर तो तबीयत खराब होने लग गई थी। जिया जैसे ही देखती है वो उसके पास जाती है और एक पेन लेकर उसके गले पे चला देती है। उस टाइम वो कुछ पढ़ के चला रही होती है। तभी एरन कहती है कि ये तो बस एक मछली बेचने वाली है और ये डॉक्टर के बारे में क्या ही जानेगी। यहाँ पर तो सभी लोग उसे पकड़ लेती हैं जितनी लड़कियां थी। तभी वहाँ पे फुयान आ जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। फुयान कहते हैं कि सब क्या है। जिया को तो ये सब करते वक्त उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं जहाँ पर वो ऐसे ही करके किसी की जान बचाई थी। डॉक्टर कहते हैं कि सब किसने किया, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया है, वरना इनकी जान जाने वाली थी, उन्हीं के द्वारा ये बच गई है। यहाँ पर जिया कहती है लेकिन मैं झुकी नहीं, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरा हाथ बहुत परफेक्ट था और परफेक्ट की जगह जाकर लगा है, बिल्कुल परफेक्ट ही जगह पे लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने इसका कई बार प्रैक्टिस किया है। डॉक्टर कहते हैं कि आपने मरीज की जान बचा ली है, वरना ये सचमुच ऊपर चला जाता। नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पर हांजू को होश आता है, यहाँ पर तो जिया और फुयान बैठे हुए थे। हांजू कहता है कि मुझे ऊपर पहुंचाना चाहती है, इसे मेरी नजरों से दूर करो।
वो बोलने ही वाला था लेकिन बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी जिया उसे एक पेन कॉपी देती है और कहती है इसमें लिख के बताओ। फिर उसमें हार्डलेस और क्रूअल लिखा हुआ था। जिया कहती है ये तो मुझे डांट रहा है। तभी नर्स कहती है कि इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम कब का चल बसे होते। यहाँ पर जिया कहती है कि डॉक्टर के नाते कोई भी डॉक्टर किसी की जान लेना नहीं चाहेगा, खास करके अपने पेशेंट की। फुयान उसे देखते हुए सोचता है ये बिल्कुल उसी लड़की जैसे क्यों लग रही है। अब तो यहाँ पर हांजू की भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। हांजू फिर उसमें लेके कहता है मैं सचमुच ऊपर जाने के लायक हूँ। यहाँ पर बाद में तो फुयान जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये सचमुच वही है। अगर ये एक डॉक्टर है तो फिर ये आटी मार्ट में मछलियाँ वगैरह क्यों बेचती है। और हाँ, मुझे याद आया कि इसके पैर में तो एक निशान भी था। नेक्स्ट सीन में फुयान तो यहाँ पर जिया के लिए एक रिवीलिंग ड्रेस देख रहा होता है ताकि उसके बर्थ मार्क को रिलैक्स के देख सके। बाद में जब वो उसको ड्रेस भिजवा देता है, जिया जब उस ड्रेस को देखती है वो तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे। इस वजह से वो ड्रेस नहीं पहनती, ऊपर से जैकेट पहन लेती है और पूरी तरह से कोट से कवर होकर आई हुई थी। यहाँ पर फुयान उसे देखकर उसको साइड में लेके जाता है, कहता है कि तुम ये क्यों पहन के आई हो। जिया कहती है कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। फुयान यहाँ पर कहता है कि दिखाओ, तो फिर वो हल्का सा दिखाती है। वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। फिर वो कहता है सही करो, साइड में कैमरेस लगे हुए हैं। फुयान यहाँ पर फिर जिया को रूम की तरफ ले जा रहा होता है और यहाँ पर एलन तो ग्रैंडपा को भिड़ा रही होती है और कहती है कि देखिए यही लड़की है जो कि बहुत पुअर है और पता नहीं किस इलाके से आई है। यही लड़की फुयान को सेड्यूस कर रही है। जिया के बारे में बुरा भला बोल के ऐसे ही भिड़ा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फुयान तो जिया को एक रूम में ले आया था। जिया फिर यहाँ पर दूसरी ड्रेस चेंज कर लेती है। फुयान सोचता है ये ड्रेस तो लेग्स पास से रिवीलिंग है ही नहीं, मैं इसका बर्थ मार्क तो देख नहीं पाऊंगा। खैर जिया यहाँ पे ड्रेस वियर कर लेती है और यहाँ पे फुयान सोच रहा होता है काश मैं थोड़ा सा मुड़ जाता बीच में। फुयान तो यहाँ पर जिया के क्लोज आ रहा होता है। जिया भी फुयान को हक कर लेती है। फुयान कहते हैं कि नाटक करना बंद करो। जिया कहती है कि बस 5 मिनट ऐसे ही रहने दो, मैं अगले महीने तुमसे 500 युआन कम ले लूंगी। फुयान तो यहाँ पर उसे उठाकर एक टेबल पे बैठा देता है और कहता है कि मुझे कुछ बात की जो है पुष्टि कर लेने दो। और यहाँ पर उसके क्लोज आ रहा होता है, उससे पहले वो उसको कुछ कर पाता। जिया यहाँ पर अपने से ही उसे किस कर देती है। फुयान तो शॉक हो जाता है। फिर जिया दूर होकर कहती है कि माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं एक सीरियस बिजनेसमैन हूँ। फुयान कहता है कि तुम पागल हो, तुम मेरा एडवांटेज उठाने की हिम्मत करती हो। जिया तो वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है। फुयान उसे पकड़ा हुआ था और कहता है कि तुम मुझे किस करके यहाँ से भाग रही हो, आखिरकार तुम मुझे क्या समझती हो। जिया कहते हैं कि ऑफ कोर्स बॉस समझती हूँ तुम्हें मैं। फुयान कहते हैं कि बॉस की हस्बैंड। फुयान तो यहाँ पर जिया के लेग्स के पास हाथ डाल रहा होता है और यहाँ पर जिया कहती है कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोने का जोखिम नहीं उठा सकती। जिया की बात तो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, फुयान यहाँ पर उसे किस करने लग गया था। जिया अभी उसे किस बैक कर रही होती बाहर से, तो यहाँ पे ग्रैंडपा और एलन खड़े हुए थे, डोर नॉक कर रहे होते और एलन तो यहाँ पे ग्रैंडपा को बस भिड़ाए जा रही होती है और कहती है कि ये सेड्यूस कर रही है, अभी भी नहीं मान रही है। फिर यहाँ पर फुयान तो डोर की आवाज़ सुनकर जिया को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि अगर ये वह वुमेन ना हुई तो फिर क्या मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा। जिया तो फुयान का फेस टच कर रही होती है। फुयान यहाँ पे सारे फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जो वो जिया के साथ बिताए थे। फुयान सोचता है कि मैं सचमुच जिया को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हूँ, मेरी इच्छा नहीं है जिया को छोड़ने की। बाहर पे तो ग्रैंडपा डोर ना खुलता देख डोर पे ही लॉक तोड़कर वहां से अंदर आ जाते हैं। फिर वो अंदर आकर देखते हैं जिया और फुयान साथ में बैठे हुए थे और यहाँ पर जिया के तो हाथ पे चोट लगी हुई थी। फुयान पट्टी कर रहा होता है। ग्रैंडपा कहती कि क्या हुआ। यहाँ पे फुयान कहता है कि जिया के हाथ पे चोट लग गई थी तो मैं वही मेडिसिन वगैरह लगा रहा था। ये ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो कहते हैं कि मुझे तुम लोगों की चाल बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तुम बिल्कुल ऐसी भी बातें मत करो और तुम जिया शिष्टाचार वगैरह तुम सीखो। यहाँ पर एलन के साथ चले जाते हैं। फिर सब लोग नीचे पे बैठे हुए थे। यहाँ पर जिया आते हैं। जिया के तो सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही थी। यहाँ पर तो जिया फैन के बगल से आकर बैठ जाती है और यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा और तुम फैन के पास जाकर क्यों बैठी हो। यहाँ फैन कहते हैं कि हम मैरिड है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा तो ऐसे बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि तुम मेरी मर्जी के बिना कैसे मैरिज कर सकते हो, मेरी मंजूरी मिलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर तो फिर मॉम कहने की कोशिश कर रही थी कि जिया बहुत अच्छी लड़की है, आप उसकी बात सुनिए तो सही। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सब बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। यहाँ पे जिया कहती है कि बुड्ढे क्या तुम बीमार हो। ग्रैंडपा तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की ने मुझे डांटने की हिम्मत की। जिया कहते हैं कि मेरा मतलब है कि मैं बस कह रही थी, मेरे पास कोई नहीं है और मुझे लगा कि आपको क्या हार्ट डिजीज है। मॉम कहती है तुम क्या कह रही हो बेटा। जिया कहती है कि उनके फेस से मुझे पता चल रहा है कि उन्हें हार्ट डिजीज है और उनका फेस पूरा येलो भी पड़ चुका है। ग्रैंडपा को सांस लेने में तकलीफ और होंठ में जलन वगैरह भी हो रही है लिप्स पर। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आप सर्जरी क्यों नहीं करवाती ग्रैंडपा। यहाँ पर मॉम बताती है कि ग्रैंडपा को काफ़ी सालों से इस तरह की बीमारी है और उनकी सिर्फ जो सर्जरी वगैरह होगी, उनकी जो मेडिसिन वगैरह होगी, सिर्फ पारंपरिक वाले डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, जीनियस डॉक्टर्स। लेकिन कई साल पहले एक जीनियस डॉक्टर थी, अब उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर लापता वाली बातें सुनकर यहाँ पे जिया के सर पे दर्द होने लग गया था और उसका सर चकराने लग गया था। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तुम कल ही जाकर डिवोर्स ले लेना और डिवोर्स लेने के बाद एलन से मैरिज कर लेना। यहाँ पे फैन कहता है कि मेरी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो प्लीज ग्रैंडपा आप मेरी मैरिज में दखल ना दें।
ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो तो तुम जानते हो कि लास्ट डिसीजन मेरा ही होगा किसी को भी हायर बनाने के लिए। यहाँ पे जिया फुयान के कान के पास कहती है कि तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, वैसे भी हमारी मैरिज तो फेक है ना। फुयान कहता है कि तुम मुझे कैसा हस्बैंड मानती हो, और यहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और जो चाहे वो हड़प सकता हूँ, ये मेरी लाइफ है। और रही बात जिया को डिवोर्स देने की तो वो मैं कभी नहीं दूंगा। और इतना कहते साथ ही यहाँ पर वो जिया को किस करने लग गया था सभी के सामने। इतना कहते साथ ही यहाँ पे फुयान जिया को हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ पर तो मॉम सोचती है कि अगर मेरे बेटे जितने तुम्हारे फादर में भी साहस होता ना तो मुझे इतने सालों तक अपमान न सहना पड़ता ग्रैंडपा के द्वारा। दूसरी तरफ यहाँ पर तो फुयान जिया के ऊपर लेटा हुआ था और जिया कहती है कि क्या तुम नशे में हो। यहाँ पर फुयान कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो और जितना जल्दी हो सके खुद को मुसीबत से बाहर निकालो। यहाँ पर जिया कहती है लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा तो मुझे पसंद नहीं करते। फुयान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मुझे बस ये परवाह है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यहाँ पे जिया कहती है क्या तुम मुझसे लव करते हो। फुयान कहता है कि पता है मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है जब मैं किसी वुमेन को टच करता हूँ, लेकिन तुम अलग वुमेन हो, तुम्हारे साथ मुझे डिफरेंट फीलिंग आती है, मैं तुम्हें हर टाइम टच करना चाहता हूँ। इतना कहते साथ ही वो उसके नेक पे किस कर रहा होता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहते साथ ही यहाँ पर तो वो उसे किस करने लग गया था। जिया भी उसे किस बैक कर रही होती है और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया और फुयान के सामने उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम लोग हमें यहाँ पे सुना रहे थे। यहाँ पे मॉम कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया बेटा। यहाँ पर जियान कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे मैरिज के लिए फोर्स किया था, इस वजह से मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया और यहाँ पर उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, उनके हार्ट में पेन होने लगता है। तभी जब जिया यहाँ पर स्टेज से वो भी जा रही होती बाहर की तरफ, उसके पीछे तो यहाँ पर एलिन उसे धक्का दे देती है और एलिन को धक्का देते साथ ही यहाँ पर जिया तो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। और उसकी मेमोरीज भी आने लगी थी कि जब वो गिरी थी माउंटेन से तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि एलिन ने ही धक्का दिया था। यहाँ पर जिया को बेहोश देखकर तो फुयान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे देखने के लिए जाता है और तो उसके लेग्स पे वही बर्थमार्क भी देख लेता है। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे फुयान कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तभी यहाँ पर जिया की आइस ओपन हो जाती है। जिया की आइस खोलते साथ ही वो कहती है खड़े होकर कि तुम कौन हो। जिया की आइस ओपन हो जाती है और वो कहती है कि तुम हो कौन। मेरा लास्ट नेम हो है, मेरा नाम हो जिया है। वो दौड़कर जाने वाली थी तभी फुयान कहता है क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, और उसका हाथ टच कर रहा होता है। जिया कहती है प्लीज दूरी बना कर रखो, मुझे अजनबियों से करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया दौड़कर जा रही होती है तभी फुयान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं कोई भी स्ट्रेंजर नहीं हूँ, और उसे मैरिज की फोटोज वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रहा होता है। जिया कहती है कि तुम्हें लगता भी है कि तुम वो फैमिली से बात करने के लायक भी हो, कि सिर्फ फेक आईडी तुम मुझे दिखाकर इस तरह बहका रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करना। इतना कहकर तो वो वहां से चली जाती है। बाद में जिया तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स की कब्र पे जो है फूल वगैरह चढ़ाने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर एलिन उसे माउंटेन से गिरा दी थी। यहाँ पे एलिन कह रही होती है कि तुम हमेशा से मेरी हेल्प करती आ रही हो ना, आखिरी बार और कर लो और चली जाओ यहाँ से, पहाड़ में जाओ। जिया कहती है कि तुम मेरी लाइफ जी रही हो, मेरा सब कुछ फेयर तुमने ले लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आदत मिटा देने से अपनी नियति स्वीकार कर लोगी और मैं अपनी पेट को एक्सेप्ट करके जी लूंगी। मैं तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगी और तुम्हें नील डाउन करवाऊंगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरा रिबर्थ है। नेक्स्ट सीन में जिया के फैमिली मेंबर्स फुयान के घर पे आए हुए थे और कहते हैं कि जिया कहाँ है, हमें जिया के बारे में सब कुछ सच जानना है। यहाँ पर इससे पहले वो कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। जिया को देखकर तो फुयान शॉक हो जाता है और जिया कहती है कि आप लोग कौन है। तभी यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर जो थे, पेरेंट्स उसके जो थे, वो बताते हैं कि हमने तुम्हें 3 साल पहले माउंटेन्स के पास से उठा लिया था, तुम वहाँ पे पड़ी हुई थी तो हमने तुम्हें उठा लिया और तब से हमने तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ही पाला है। फिर जिया तो अपने पेरेंट्स के साथ जो है जा रही होती है और कहते कि थैंक यू सो मच कि मुझे आपने अपनी फैमिली की तरह एक प्यार दिया। हर ब्रदर से कहते कि मैं तुम्हारी हमेशा सिस्टर रहूंगी। इतना ऑफ करके उसके पेरेंट्स फैमिली वाले चले जाते हैं। तभी जिया वहाँ पे खड़ी हुई थी और सिर पर कुछ लगा होता है। फुयान जब उसके घर पे हटा रहा होता है तभी जिया तो उसे एक स्लैप चढ़ देती है। फिर कहती कि माफ करना, मुझे आदत नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर मेरे सर को या फिर मुझे टच करे। इतना कहकर तो जिया वहाँ से चली ही जाती है। फिर बाद में जिया यहाँ पर फुयान की मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है कि चलो एक ऑपरेशन पे चर्चा करते हैं। फुयान कहते हैं कि क्या। यहाँ पे जिया कहती है कि 3 साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जिया उसे सब कुछ बताती है कि एलिन ने उसे कैसे माउंटेन से धक्का दे दिया था। फिर जिया कहती है कि मैं अकेले उसकी फैमिली से पंगा नहीं ले सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड बने रहो तब तक, और मुझे रिवेंज चाहिए और मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए, वो फैमिली को मैं वापस लेकर रहूंगी। यहाँ पर फिर जिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें दूंगी। इतना कहने साथ ही यहाँ पर वो अपनी बटन्स वगैरह कपड़े की ओपन करने लगी थी। यहाँ पर फुयान उसे वॉल से पिन कर देता है। कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे करीब है स्ट्रेंजर, और तुम सत्ता पावर के लिए तुम खुद ही किसी और के करीब जा रही हो। यहाँ पर जिया कहती कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी ग्रैंडपा की हार्ट सर्जरी के बारे में बात कर रही थी, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की हार्ट सर्जरी कर सकती हूँ, उन्हें सही कर सकती हूँ। यहाँ पे फुयान कहता है कि
फिर तुम अपने शर्ट की बटन ओपन क्यों कर रही थी? जिया कहती है गर्मी लग रही थी इस वजह से कर रही थी। बाद में जिया तो यहाँ पे गेस्ट रूम का ताला खोल रही होती है, कोशिश कर रही थी लेकिन उसके पास कीज थी ही नहीं। तभी मॉम यहाँ पे कीज लेके आ रही होती है और यहाँ पर जिया को डोर को ओपन करता देख वो कीज को छुपा देती है। मॉम कहती है कि यहाँ का लॉक खराब हो गया, ये रूम खुलता ही नहीं है, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। यहाँ पर तो फिर जब जिया सो रही होती है तभी उसे वापस से फ्लैशबैक्स आने लग गए थे और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और यहाँ पर फिर वो फयान को हक कर लेती है। फयान की तो नींद खुल गई थी और वो भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी फैमिली को वापस लाने में। नेक्स्ट सीन में पार्टी के दिखाया जाता है जहाँ पर एलन भी होती है और यहाँ पर तो जिया और फयान भी आए हुए थे। तभी यहाँ पर एलन के रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ गए होते हैं। तभी यहाँ पर एलन के रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ गए होते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी तुम ठीक हो। यहाँ पर तो सभी लोग गॉसिप करने लगे थे कि क्या ये हुआ फैमिली की रियल डॉटर नहीं है। ये एलन तो इतनी ज्यादा क्रूअल होती है, वो कहती है कि गार्ड से इन्हें बाहर निकाल दो, ये पता नहीं कहाँ के देहात से आ गए हैं। एलन की मॉम कहती है कि तुम सच बता दो, वो फैमिली हमारे लिए बहुत अच्छी थी, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज तुम उनकी आइडेंटिटी लेकर मत बैठी रहो। तभी जिया तो यहाँ पर बुक्स लाइब्रेरी पे आकर सबूत ढूंढ रही होती है लेकिन यहाँ पर तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से एलन ये सब देख रही होती है और कहती है कि मुझे पता था जब तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी तुम सबसे पहले यहीं आओगी सबूत ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें ये अपनी लग्जरियस लाइफ कभी वापस नहीं दूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ है, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तभी एलन यहाँ पर 2 गार्ड्स को भिजवा देती है। यहाँ पर वो गार्ड्स आ रहे होते हैं और एलन ये सब कुछ वीडियो में देख रही होती है। तभी गार्ड्स की आवाज़ सुनकर तो यहाँ पर ये लोग छुप जाते हैं और लाइट्स भी गोल कर देते हैं। जिया और यहाँ पे फयान तो साइड पे छुपे हुए थे। तभी जिया बहुत ज़्यादा हिल रही होती है। फयान कहता है कि माफ़ करना। यहाँ पे जिया कहती है कि मुझे किसी स्ट्रेंजर के करीब आना पसंद नहीं, तुम जानते हो ना। यहाँ पर तो फयान उसे डायरेक्ट किस ही करने लग गया था। तभी जिया फयान को धक्का देती, तभी ऊपर से एक बुक गिर जाती है। जिया कहती है तो मेरे फादर की फेवरेट बुक है, जब वो जिंदा थे तब वो ये पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेट थी ये। तभी यहाँ पर रूम में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। यहाँ पर तो फिर वो लोग कैमरेज को देख लेते हैं। जिया कहती है कि फिर यहाँ पे जिया को भी हल्का नशा हो रहा होता है। यहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। यहाँ पर वो फयान को किस करने लग गई थी और बिल्कुल पहले जैसे बिहेव कर रही होती है, कहती है कि हस्बैंड। नेक्स्ट सीन में एलन की यहाँ पर वीडियोस बनी हुई थी और यहाँ पर सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पर जब उसकी मॉम भी कह रही होती है कि रियल फैमिली की डॉटर कोई और नहीं बल्कि जिया है, तुम नहीं, तुम उसकी आइडेंटिटी उसके पोजीशन पे आकर बैठे हुए हो, जिया है ना कि तुम। उसकी मॉम तो समझा रही होती, तभी यहाँ पास की वीडियोस जो है टीवी पे चल रही होती है। यहाँ पर तो एलन की सारी सच्चाई की पोल पट्टी हांजू ने भी खोल दी थी, दे सकते हो। यहाँ पर हांजू कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या, मूर्ख दिखता हूँ मैं तुम्हें। मैं अपने फादर के कारण घर प्रॉपर्टी वगैरह हड़पने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा ही रहता है और सालों के बाद पहली बार मुझे किसी ने जान से बचाया था। मैं ऊपर जाने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी, फिर भी मैं उसके खिलाफ होता, कभी नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। यहाँ पर फयान कहता है कि असली डॉन नहीं बल्कि मेरी वाइफ ही है, वही वो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और यहाँ पर वही ब्लैक गोल्डन वाली बुक दिखाता है। फिर यहाँ पर तो बिल्कुल एलन पागलों के जैसे बिहेव करने लगती थी और कहती है कि मुझसे सब कुछ छिन गया और फिर कहती है सब कुछ मेरा है, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और एक बॉटल उठाकर जिया के ऊपर चलाने वाली थी, तभी फयान उसे धक्का देता है, वो नीचे भट से गिर जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़कर ले जाती है। यहाँ पर तो एलन का पत्ता कटी हो गया था। नेक्स्ट सीन में फयान और जिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे होते हैं। फयान कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। जिया कहती है कि तुम मेरी जैसे चाहे वैसे हेल्प कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये लोग किस कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर तो जियान जिया का देख रहा होता है और जिया के फॉरहेड पर किस करता है। तभी जिया की आइस ओपन होती है। वो फयान को अपने इतना क्लोज देखकर वो जल्दी से उठती है। फयान तो बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहता है ये तुमने कल रात मेरे साथ जबरदस्ती की। तभी भी उसे रात के कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, इस वजह से वो चुप हो जाती है। जिया कहती है कि माफ़ करना मिस्टर फयान, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ पर फयान तो बिल्कुल सैड से फेस बना लेता और कहता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। जिया कहती है मिस्टर फयान। जिया मन में सोचती है कि मैं भी अपनी लाइफ को इस तरह लव वगैरह में पढ़ के बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे भी किसी भी अफेयर में नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी वगैरह में फोकस करना चाहती हूँ। बाद में यहाँ पर तो जिया कहती है कि मैं आपकी फैमिली में रहने के लायक नहीं हूँ और वैसे भी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज हुई थी, इस वजह से मैं इधर से जा रही हूँ। मॉम कहती है कि बेटा क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनवाती, तुम रुक सकती हो ना मेरी बच्ची, मॉम कहती है, ऐसे बोल रही होती है। जिया कहती है कि मॉम आप एक अच्छी सास हैं लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती। इतना कहते साथ ही वो ऐसे यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अभी जिया को सूटकेस लेके जाते हुए देखा। मॉम कहते हैं कि हाँ वो चली गई हमेशा हमेशा के लिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग बहुत ज़्यादा दैनी है, बहुत अच्छी बच्ची है। और फिर यहाँ से कहता है कि अगर आप मेरे पास उसे वापस नहीं लाते तो मैं तुम्हें जियो ग्रुप के मैं भूल जाऊँगा। यहाँ पर हांजू हंसते हुए कहता है कि ग्रैंडपा मुझ पर भी ध्यान दे सकते हैं, मैं भी तो हूँ ना। ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे एक स्लैप चढ़ देते हैं। यहाँ पर हांजू बहुत जोर जोर से हंसने लग गया था। नेक्स्ट सीन में जिया तो अपनी कंपनी वगैरह में बिजी हो जाती है। तभी उसे एक न्यूज़ सुनने में आती है कि का जो हायर था वो चेंज कर दिया गया है और फयान भी जो है ब्लाइंड हो गया है।
तभी सामने से कार से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। कार के बाहर तो फुयान था जिसने अपनी आंखों में पट्टी लगा रखी थी। फिर जिया उसे अपने घर पे ले आती है और कहती है कि तुम निश्चित रूप से यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पर जिया से फुयान कहता है कि थैंक यू सो मच कि तुम मुझे यहाँ पर रख रही हो। जिया यहाँ पर फुयान से कहती है कि तुम जाकर बात वगैरह ले लो, तुम आई होप कि तुम उठा लोगे, अपनी शर्ट वगैरह उतार लोगे। इतना कहकर तो जिया अंदर की तरफ चली जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, वो बाहर आकर देखती है तो फुयान गिर गया था। फिर जिया उसकी हेल्प कर रही होती है। फिर जिया कहती है तुम यहाँ पे जाके सो जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर फुयान उसे ड्रेस से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा, कि हम कल देखेंगे। इतना कहकर तो वो वहाँ से भाग जाती है। फुयान तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसका मतलब कि फुयान ब्लाइंड नहीं था। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहे हैं, अब आपका आगे का प्लान क्या है। फुयान कहता है कि उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा है लेकिन उसका बिहेव अभी भी बहुत ज्यादा कोल्ड है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो असिस्टेंट उसे पट्टी पढ़ाता है और ये कहता है कि आपको ना उसे बिल्कुल पपेट की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल रिच वुमेन है। आपको बिल्कुल लिटिल पपीज की तरह आज्ञाकारी बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो असिस्टेंट जिया के कैबिन पे कान लगाया हुआ था और कहता है कि जिया जो कि किसी से बात कर रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टाई खरीदी है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आज शाम में हम लोग डिनर के टाइम पे मिलेंगे। यहाँ पर तो असिस्टेंट सारी बातें जो है फुयान को बता देता है और कहता है कि लगता है कि बॉस मिस जिया जो है डेट पे जा रही हैं। बाद में जिया वहाँ पे पहुँच जाती है और जिया एक बंदे को टाई बांध रही होती है, वो तो उसका ब्रदर होता है। और साइड से यहाँ पर फुयान देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फुयान उस लड़की का फेस नहीं देखा होता है। फुयान तो गुस्से में आकर स्टिक चलाने वाला था, तभी उसका फेस देख लेता है, फिर वो रुक जाता है। जिया कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फुयान कहते हैं कि मैं गलती से एक कटोरा घर पे तोड़ दिया और मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था और मैंने ना खाना भी नहीं खाया, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यहाँ पर तो जिंगजी कहता है कि ब्रदर इन लॉ आप तो बहुत ज़्यादा दयनीय हैं, लीजिए खाना खाइए। तब यहाँ पर फुयान थोड़ा सा ऐसे फेस कर रहा होता है। यहाँ पर तो जिंगजी कहता है कि ब्रदर इन लॉ तो यहाँ पर लगता है ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जिया तो अपने ब्रदर को छोड़ने के लिए बाहर तक चली जाती है। तभी वो अपने ब्रदर से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, बदतमीज कहीं के। वो कहते हैं कि माफ करना, मैं तो बस वो ऐसे ही ले आया था और मुझे वो देना था। फुयान को तो यहाँ पे दाल में काला लग रहा था और कहता है कि है तो वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है और उसके साथ चली गई। तभी वो साइड में बैठा होता है और यहाँ पर तो पीछे वो भी जाता है और वो देखता है कि जिया तो यहाँ पे चैंकी से सिर्फ और सिर्फ बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से देखने में लग रहा होता है कि वो लोग किस कर रहे हैं। फुयान तो यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं सोचता और जाकर चैंकी को बहुत ज्यादा कूट रहा होता है। यहाँ पर वो गुस्से में कहता है कि तुम किसी और की वाइफ को कैसे ऐसे कर सकते हो, आज मेरे तुम्हें पीटने से कोई भी नहीं रोक सकता। इससे पहले वो और उसे पीट पाता है। तभी जिया कहती कि रुक जाओ हस्बैंड। फुयान कहता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। जिया कहती कि हस्बैंड। फुयान कहते कि तुम्हें याद आ गया। जिया कहती है कि तुमने भी तो अंधे होने का नाटक किया ना। फुयान कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी। यहाँ पे चैंगजी रोते हुए कहता है कि ब्रदर इन लॉ मैं तो बस अपनी सिस्टर की हेल्प ही कर रहा था, उनकी आइज पे रेत घुस गई थी, बस साफ ही कर रहा था। फुयान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा। यहाँ पे चैंगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फुयान तो यहाँ पर जिया को उठाकर डायरेक्ट किसी करने लग गया था और उसे वहां से ले जाता है। बाद में वो डोर के बाहर चिल्ला रहा होता है कि वाइफी प्लीज तुम डोर ओपन करो, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ, इसीलिए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड होने की एक्टिंग की, मुझे माफ कर दो। वो ऐसे ही उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फिर जिया यहाँ पे डोर ओपन करती है। फुयान तो उसे डायरेक्ट ले जाकर बेड पे ले आता है। फुयान कहता है कि क्या तुम्हें वो अपनी ड्रंक वाली नाइट याद है। जिया कहती है कि नहीं। फुयान कहते कि मैं बताऊं। फिर यहाँ पर फुयान उसे पूछने लग गया था कि क्या तुम्हें याद है कि हमारी फर्स्ट मुलाकात कहाँ पर हुई थी। जिया कहती है कि नहीं। फिर वो कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। जिया कहती है वो तो मैंने तब कहा था जब तुम्हें होश नहीं था। अब जिया ने भी फुयान को हबी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर यहाँ पर ये लोग किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी।